आज हमारे साथ नमो सेना के राष्ट्रीय महासचिव मुकेश पांडे जी हैं, तो मैं मुकेश पांडे जी से स्वागत करता हूं और इनसे कई मुद्दों पे मैं बात करने आया हूं। तो मुकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। मुकेश जी, यहाँ उपचुनाव यूपी में होने वाला है, तो क्या कहोगे इस मुद्दे पे आप? उपचुनाव विजयी भवा। प्रभात में आपको बोल दूं पहले से माननीय योगी जी और मोदी जी की कार्यशैली जिस हिसाब से देश में प्रदेश में काम कर रही है, जनता पूरी तरह खुश है और देश की जो जीडीपी जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो मुझे पूर्ण आश्वासन नहीं, पूरा पूर्ण भरोसा भी है कि हम 10 में से 10 सीटें पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतेंगे और पुनः उपचुनाव में अपना परचम ले रहेंगे। जिस हिसाब से हमारा थोड़ा सा जो रिस्पॉन्स रहा लोकसभा में, कहने की चूक हुई है, उन गलतियों से सबक लिया है, सीखेंगे और 10 की 10 सीटें माननीय मोदी जी की झोली में उत्तर प्रदेश की जनता अवश्य डालेगी और हम अवश्य जीतेंगे। अच्छा, आप हमेशा जो सच को स्वीकार करते हो, यही आपके अंदर काबिलियत है और यही जनता आप पे इसलिए आपको अपना मानती है। तो ये जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का और एनसी का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन हुआ है, मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नेशनल कांग्रेस है उसके जो एजेंडा जो दिया है, क्या उससे सहमत है? पहले वो अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करे, क्योंकि एनसी का कहना है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो अपना धारा 370 को पुनः लागू करेंगे, 35 को दोबारा लागू करेंगे। क्या कांग्रेस उस बात को मानती है? क्या कांग्रेस इस गठबंधन के साथ मजबूरी में है या इन सब कानूनों को वापस लाना चाहती है? तो कांग्रेस का एजेंडा जो है, कांग्रेस का जो स्टैंड है, पहले तो वो क्लियर होना चाहिए कि कांग्रेस की एक्चुअली सोच क्या है। गठबंधन होना ठीक है, लेकिन पीडीपी, एनसी, ये दोनों जो पार्टियां वो कह रही हैं कि भैया हम 370 को बहाल करेंगे, 35 को बहाल करेंगे। तो कांग्रेस से मेरा श्रीमद राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे निवेदन है कि वो अपने स्टैंड क्लियर करें, जनता को गुमराह ना करें कि अपने क्लियर करें कि वो इसके पक्ष में है या उसका अपोजिट में है। अच्छा, ये जो आप तो यहाँ चुनाव की बात इस समय चल रही है और इसी चुनावी माहौल में कंगना रनावत जो है वो एक अभिनेत्री हैं और हमेशा विवादों में घिरी रहती हैं। उन्होंने एक बयान दिया है किसानों को लेके, तो इस मुद्दे पे आप क्या कहोगे? ये उनका निजी और अपना बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और मेरी उनको एक सजेशन भी है, सलाह भी है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ये उनका व्यक्तिगत राय है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी तो सांसद है ना, वो पार्टी की सांसद है, लेकिन सांसद के साथ वो देश के एक नागरिक भी है, तो वो उनका अपना पर्सनल स्टैंड है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और पार्टी इसका कोई इसका खंडन करती है, कोई इसका रोल पार्टी के अंदर मौजूद नहीं। कंगना ने जो जिस हिसाब से, देखिए, जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय भी कंगना ने उल्टा सीधा बोला था किसानों के बारे में। मैं बेशक बीजेपी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन किसी को हक नहीं है कि वो अन्नदाता के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोले। उसका जवाब उनको एयरपोर्ट पर मिल चुका है, ज्यादा उसमें गहराई में नहीं जाना चाहूंगा मैं। और हम इसका घोर निंदा करते हैं कि किसानों के बारे में ऐसी जो उन्होंने इस स्टैंड लिया, जो ऐसी बातें करी हैं, बिल्कुल भी हम सहमत नहीं है। और जरूर किसान भाइयों की, गरीब शोषित वंचितों की, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है, उनकी आहत जो भावना को जो आहत पहुंची है, उनके बिहाफ पर मैं उनसे एक माफी बोलूंगा कि कंगना माफी मांगे और अपने बयान को वापस लें। और जो बहन ने जो थप्पड़ दिया उनमें, जो एयरपोर्ट पर जो कांड हुआ था, उसका मैं समर्थन तो नहीं करूंगा, विंग है, वो देश के पार्लियामेंट्री की मेंबर है हमारे की, लेकिन कहीं ना कहीं तभी स्वर में वो चीज ठीक है। अच्छा, ये जो बीजेपी में इस समय फिल्मीकरण चल रहा है, मनोज तिवारी, निरहुआ और स्मृति ईरानी, ये जो जितने कलाकार ये बढ़ती चली जा रही है और कलाकार हमेशा अनाप शनाप बोलते हैं। निरहुआ को जनता ने जवाब दे दिया, हराया, स्मृति ईरानी को भी जवाब दे दिया, तो आप क्या कहोगे इनके बारे में? देखिए, ये पार्लियामेंट्री कमेटी का डिसीजन होता है, हमारे जो सर्वोच्च जो नेता बैठे हैं ये उनका डिसीजन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जितने भी नेता हैं या जितने भी आप बोल रहे हैं अभिनेता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री बनती जा रही है, इनका वास्तविक ऐसा नहीं है कि इनको उठा के लिया है। कहीं ना कहीं ये जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के सेवक है, कार्यकर्ता है, उसकी मेहनत कर रहे हैं और उसके समर्थन में सालों से लगे हुए हैं। और अगर जो काम नहीं करेगा तो उसको एक जगह बैठना पड़ेगा। जो जो हारे हैं चुनाव, जरूर कहीं ना कहीं उनमें कुछ खामियां रही, कमी रही होंगी, इसी कारण बस वो आज जीत नहीं पाई है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अभिनेता नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा दल है जो एक एक फैमिली की पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी नहीं है, और जमीन से जुड़े हुए आखिरी बेंच पे बैठे हुए कार्यकर्ता का सम्मान होता है। और उनको भी हम चुनाव, क्या कोई सोच सकता था कि मोहन यादव को एमपी का मुख्यमंत्री बना देंगे? क्या सोच सकता था कि वो शर्मा जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देंगे?
अच्छा, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और कोई दल तो चाचा भतीजावाद चलता है, माँ बहन चलता है, भाई बहन चलता है, बाप बेटी चलता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को समर्पित पार्टी है और यहाँ हर कार्यकर्ता का सम्मान है, उनका वैल्यू होती है। अच्छा, यही बात बीजेपी के सारे लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले सपा के लिए कहा था, लेकिन सपा ने जिस तरीके से अपना कमबैक किया है, अखिलेश यादव को लोग उन्होंने पनौती बोला, दुनिया भर की उल्टी सीधी चीजें बोली, लेकिन अखिलेश यादव ने पूरे यूपी में जिस तरीके से अपनी रैलियां की, जिस तरीके से उनकी पब्लिक आई और सारी सीटें परिवार के भी लोग जीत गए, सारे लोग जीत गए, तो उसके बारे में क्या कहोगे? आप एक तरफ कह रहे हो कि बीजेपी और उधर जनता सपा को मान रही है। देखिए, अखिलेश जी को उनकी जीत पर उनकी पार्टी को बधाई, शुभकामनाएं। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए 10 साल की से हमारी सरकार है, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स भी एक रोल प्ले करती है और थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ हमारे दल में, नेताओं में या कुछ हमारे संगठन में कुछ खामियां रही होंगी। इसका ये रिजल्ट रहा है। पुनः हम लोगों ने प्रयास किया है और संगठन के साथ वार्तालाप करी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप करी है, बहुत गहन चिंतन, अध्ययन, मंथन भी किया है। जो कमियां रही हैं, खामियां रही हैं, उस खामियों को हमने बखूबी उनका निस्तारण करने का प्रयास भी किया है। तो अब आपको उपचुनाव में देखने को मिलेगा। बाकी कमिंग इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर में है, हरियाणा में है, तो दोनों ही राज्यों में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और मैं हरियाणा के तो थोड़ा सा नहीं अभी पूर्णतः बोल पाऊंगा कि क्या करेंगे, किस साथ गठबंधन करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी व उसके जो दल हैं उनकी बनेगी। कश्मीर में देखिए, हम लोगों ने एक बिल्कुल एजेंडा साफ दिया है। अभी लेह लद्दाख में 5 जिले अलग से बनाए हैं और अब बिल्कुल नए जो चेहरे हैं, जो युवा चेहरे हैं, जिनका फैमिली या राजनीति बैकग्राउंड से संबंध नहीं है, हम उनको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति भी युवा होनी चाहिए। एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो भारतीय जनता पार्टी में युवा जोश है, युवा जोश के साथ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीतेंगे, निश्चय हमारी विजय होगी। कुछ अपील है उपचुनाव को लेकर जनता से? निवेदन यही है जनता से कि अच्छा जो कार्यकर्ता होगा, भारतीय जनता पार्टी समर्पित जो प्रत्याशी है, उसको अपना पूर्ण बहुमत दें, उन्हें अपना वोट दें और भारी मतों से जिताएं, जिससे कि बाद में हमें, जैसे हमारा राम मंदिर जो फैजाबाद की सीट अयोध्याबाद में जो हमें फिलहाल अभी जो अंदर मन में ठेस पहुंची है, ऐसा दोबारा मौका योगी जी को ना दें। योगी जी बहुत मेहनती हमारे नेता ही नहीं, हमारे एक योगी भी हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता को, 20 करोड़ जनता को साथ में लेके चलते हैं, साथ में काम कर रहे हैं, किसी बिना जाति भेदभाव के कर रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ वो जो काम कर रहे हैं, हमें उनको आगे बढ़ना, उनको उनकी जीत को 10 सीट में झूले में जीत के लिए डालनी चाहिए। मेरी शुभकामना जनता के लिए है। भारतीय जनता पार्टी समर्पित, चाहे एनडीए घटक दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता हो, जो भी जिसको भी टिकट मिलती है, हमें उसका पूर्ण बहुमत से को जीत दिलानी है। ये संगठन को ठानना है, यही हमारी जीत होगी।